लोगों ने मेल में एक कॉमन सवाल पूछा है, तो मैं उस कहानी को आज की शुरू करूं। मुझे लगता है कि ये भी कहानी का एक पार्ट ही है, तो इसी से शुरू करके आपको आगे बढ़ता हूं। फिर कई बयान ऐसे आए और इसको लेकर मुझे आज कई जो जाने माने लॉयर हैं, क्रिमिनल लॉयर हैं, उनसे बात करनी पड़ी। उनमें से एक अपने तिहाड़ जेल के एक्स जेलर भी हैं और अभी हाई कोर्ट में सीनियर लॉयर हैं सुनील गुप्ता जी, उनसे भी बात की। क्योंकि एक कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा था कि आफ्ताब जिस तरीके से बता रहा है कि उसने कत्ल तो किया है लेकिन अचानक गुस्से में किया है, तो इससे उसको मुकदमे में फायदा होगा। और दूसरा यह था कि क्या श्रद्धा मर्डर केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना जाए कि नहीं माना जाए। तीसरा सवाल यह था कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस बाकी कत्ल के केस से अलग कैसे है। और भी इसी से जुड़े हुए कई सवाल, तो मुझे लगा कि इन सारी चीजों के आज आपके सामने जवाब दूं ताकि आपको भी ये पता हो। 1995 में दिल्ली में एक तंदूर केस हुआ था, 1995 में। आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा, मैंने उसकी कहानी भी सुनाई है। यूथ कांग्रेस के एक लीडर उस वक्त सुशील शर्मा, उनकी वाइफ नैना साहनी, और नैना साहनी का कत्ल होता है। सुशील शर्मा ने गोली मारी थी, गोली मारने से कत्ल हुआ। अब यहां तक जो कहानी है इस पार्ट का वो ये है कि सुशील शर्मा को अचानक घर पे पहुंचते कुछ शक हुआ, कुछ डाउट हुआ, फिर झगड़ा हुआ मियां बीवी में और गोली चला दी। अब यहां तक कि अगर हिस्से को आप रखें तो ये एक आम कत्ल है, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में नहीं आ रहा है, मतलब ये रेयर मर्डर नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ इसके बाद जो सुशील शर्मा ने किया, फिर नैना साहनी की बॉडी को छुपाने के लिए, लाश पुलिस के हाथ न लगे, तंदूर में जब जलाया और उसके बाद फिर ये केस खुला, सुशील शर्मा पकड़े गए। तो अदालत में जब ये मुकदमा पहुंचा तो अदालत में बहस शुरू हुई। बहस का मुद्दा यह था कि क्या यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। दोनों तरफ से, सरकारी वकील से लेकर इधर के भी बचाव पक्ष ने अपनी अपनी दलीलें रखी। लोअर कोर्ट इस बात पे एग्री कर गया कि यह केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है और ऐसी सूरत में जो सजा है वो एक ही है और वो है सजाए मौत। तो निचली अदालत ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना, उसके बाद सजाए मौत दे दी। फिर मामला ऊपरी अदालत में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया और सुशील शर्मा को जो सजाए मौत मिली थी उसे उम्र कैद में तब्दील कर दिया। एक वही सवाल यह भी था कि जब निचली अदालत सजा सुना देती है तो फिर हाई कोर्ट क्यों और सुप्रीम कोर्ट, उसमें भी इस कहानी में आपको जवाब मिल जाएगा। तो ये हो गया। अब ऐसा क्यों? तो सुप्रीम कोर्ट की नजर में ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं था। अब रेयर केस मतलब एक कत्ल तो कत्ल होता है, मर्डर मर्डर होता है, तो इसमें कुछ रेयर भी होता है। रेयर मतलब आम कत्ल, और कुछ खास भी होता है, तो बिल्कुल होता है अगर आप केस बाय केस स्टडी करें तो सुप्रीम कोर्ट का ही एक जजमेंट था। उस जजमेंट में यह था कि अगर कोई रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस आए मर्डर का, मतलब एकदम रेयर मर्डर हो, ऐसा कि इससे पहले किसी ने सुना नहीं हो, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से उस मामले में सजाए मौत मिलनी चाहिए। यानी जो केस अदालत में यह साबित हो जाए कि यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, ये बिल्कुल रेयर मर्डर है, उसमें मौत से कम सजा मिल ही नहीं सकती। कि सुप्रीम कोर्ट का चूंकि फैसला है तो कोई भी निचली अदालत तो इसको पलट नहीं सकती। अब यहां पे मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि तंदूर कांड का ही मिसाल इनकी क्यों दी। उसकी वजह है कि ये केस भी जो श्रद्धा मर्डर केस है काफी कुछ मिलता जुलता है। आफ्ताब शुरू से कह रहा है कि उसने श्रद्धा का कत्ल अचानक गुस्से में किया, कोई प्लानिंग नहीं थी। तंदूर कांड में भी नैना साहनी का कत्ल अचानक हुआ, पहले से कोई शाम को ये कत्ल हुआ था, दोपहर तक कुछ ऐसा था नहीं कि प्लान किया हुआ। लेकिन अब यहां पे बहस ये है कि आफ्ताब का ये बयान क्या अदालत में उसके हक में जाएगा। तो जितने कानून के जा रहे हैं उनका कहना बिल्कुल भी नहीं। उसकी वजह है अदालत दो चीजें देखती है, एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर और दूसरा कि इस मामले में जो वो बोल रहा है अचानक किया गया कत्ल, उसकी कहानी क्या है, हकीकत क्या है, वो झूठ तो नहीं बोल रहा है। अब यहां दोनों चीजों में आफ्ताब फंसता है। पहली चीज कि यहां पे भी जब वो कत्ल करता है तो यहां मां नैना साहनी को गोली मारी गई थी, यहां हाथ से गला दबाता है। लेकिन इसके बाद जिस तरीके से वो लाश को डिस्ट्रॉय करने, सबूत मिटाने, उसके टुकड़े करता है, वो सारी चीजें फिर इस कत्ल को खास बना देती हैं। मतलब आम कत्ल नहीं है, ये रेयर नहीं है।
फिर ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर हो जाता है। अब अगर ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर हो गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के हिसाब से मौत से कम सजा मिलेगी नहीं। दूसरा, इसमें यह है कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं होता है, ये एक आम कत्ल होता है। और आफ्ताब जो कह रहा है कि मैंने गुस्से में किया, हो सकता है उसको बहुत कम सजा मिलती। क्यों? तो जो कानून के जानकार हैं, क्रिमिनल लॉयर हैं, उनका कहना है कि अगर सपोज 18 मई को आफ्ताब ने कत्ल किया और उसी रात, उसका कहना है, चलिए 1% को मान लेते हैं, उसने गुस्से में अचानक कत्ल किया था, ठीक है, मान लिया, बट तुमने गुस्से में किया, कोई प्लानिंग तो थी नहीं, तब तुमसे गलती हो गई, तुमने मार डाला। अगर वो उसी वक्त पुलिस स्टेशन चला जाता, कॉल कर देता और बता देता कि मेरे हाथ से कत्ल हो गया है, और वो खुद को पुलिस के हवाले कर देता उसी रात 18 मई को ही, तो फिर इन चीजों को देखते हुए अदालत शायद उस उम्र कैद भी ना देती, मैक्सिमम 10 साल में छूट जाता। बट उसने खुद नहीं किया, बल्कि अगले कई दिनों तक वो लाशों के टुकड़ों को ठिकाने लगाते रहा। तो यहीं पे फिर ये केस आम केस नहीं रहा, खास केस हो गया। ये फिर रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में चला गया। तो एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर मतलब ऐसा कत्ल जो आम कत्ल से अलग हो, जिसमें तरीका अजीब सा इस्तेमाल किया गया हो, जिसमें कत्ल करने से पहले या कत्ल करने के बाद ऐसी चीजें इस्तेमाल की गई जो हम सोच भी नहीं सकते। तो जो हमारी सोच से परे की चीजें हैं वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में आ जाती हैं। तो ये केस एक परफेक्ट केस है जिसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में आना चाहिए। और दिल्ली पुलिस अगर अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश उसी हिसाब से करेगी तो पक्का है कि अदालत भी इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानेगी और उसी हिसाब से आफ्ताब को सजा देगी। और अगर अदालत मान लेती है तो फिर इसमें मौत से कम की सजा तो है नहीं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अब तक ये सवाल पूछा जा रहा था, बल्कि इस कहानी में भी मैंने इशारों में कई बार कहा, लेकिन आज पुख्ता तौर पर है वो ये कि आखिर आफ्ताब ने श्रद्धा का कत्ल क्यों किया। हर क्राइम के पीछे एक मोटिव होता है, एक मकसद होता है। बिना मकसद और मोटिव पे कोई जुर्म नहीं होता। तो यहां पे यही सवाल दिल्ली पुलिस को भी परेशान कर रही थी कि आफ्ताब ने श्रद्धा को क्यों मारा। जो चीजें आ रही थी सामने, फैक्ट्स, वो थोड़ी उलझाने वाली थी। जैसे मैंने ही आपको शुरू में बताया और जो सारी कहानियां आ रही है कि लोग 2019 से लिव इन में रह रहे थे और उसके बाद अब श्रद्धा आफ्ताब से शादी करना चाहती थी। आफ्ताब उसको टालता था और वो शादी नहीं करना चाहता था और श्रद्धा उस पर दबाव डाल रही थी और इसी दबाव से तंग आकर आफ्ताब ने श्रद्धा को मार दिया। अब यहां एक सवाल उठता है, वो ये कि अगर आफ्ताब को श्रद्धा से शादी नहीं करनी थी तो वो श्रद्धा को छोड़ सकता था, अलग रह सकता था, लिव इन से हट जाता, दोनों अलग अलग रास्ते पर चले जाते, कत्ल करने की जरूरत नहीं थी। बट उसने ऐसा नहीं किया। अगर उसे श्रद्धा से पीछा छुड़ाना था तो वो उससे सीधा पीछा छुड़ाता। ज्यादा से ज्यादा श्रद्धा जाकर पुलिस में कंप्लेन करती, लेकिन चूंकि अब दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से लिव इन में रह रहे थे तो इसमें बहुत ज्यादा क्या होता, थोड़ा वो गिरफ्तार होता, फिर बेल पे बाहर आ जाता। पर उसने ऐसा नहीं किया। दूसरा ये था कि श्रद्धा खुद उसको छोड़कर जाना चाहती थी, उससे अलग रहना चाहती थी। तो आफ्ताब के फेवर में जा रहा था। क्यों? अगर वो शादी नहीं करना है, उसको पीछा छुड़ाना है, तो फिर वो चली गई तो उसका रास्ता साफ, फिर वो अपने जैसा चाहे वैसा रहे। तो अगर वो श्रद्धा खुद जाना चाह रही थी तो आफ्ताब को कत्ल करने की जरूरत क्या थी? ये दूसरा था। तब सवाल यह कि असली वजह क्या थी जिसकी वजह से आफ्ताब ने श्रद्धा का कत्ल किया। तो पहले पुलिस कस्टडी और फिर अब जब पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ उस दौरान पुलिस वालों ने यह सवाल पूछा, क्योंकि कत्ल के लिए मोटिव अदालत में रखना बहुत जरूरी है, मकसद। और आखिरकार जो उसने पुलिस को स्टेटमेंट दिया था और फिर जो पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान उसने इस सवाल के जवाब में कहा, उस जवाब से आज दिल्ली पुलिस के एक सीनियर अफसर ने इस कत्ल के मोटिव से पर्दा उठाया। उन्होंने बताया कि आफ्ताब ने श्रद्धा को क्यों मारा। एक अजीब सी वजह थी। इस वजह को जानने के लिए थोड़ा सा पहले ले जाता हूं आपको। 2019 में दोनों पहली बार मिले और 2019 के एंड में, शायद दिसंबर में, दोनों मुंबई में एक कमरे पर किराया लेकर लिव इन में रहने लगे, दोनों आपसी सहमति से। इसके बाद 2020 आ गया। 25 मार्च के बाद देश भर में लॉकडाउन लग गया, कोरोना आ गया। अब कोरोना में मुंबई में भी लॉकडाउन, क्योंकि कोरोना सबसे ज्यादा उस वक्त मुंबई में तबाही मचा रहा था। अब लॉकडाउन की वजह से आप बाहर भी नहीं जा सकते थे, सारी दुकानें बंद, सारी चीजें बंद। तो आफ्ताब और श्रद्धा को लिव इन में आए हुए कुछ ही महीने हुए थे और पहला मौका कोरोना ने यह दिया कि अब दोनों एक ही घर में बंद हैं, कैद हैं, बाहर घूम फिर नहीं सकते, इधर उधर आउटिंग के लिए नहीं जा सकते। और यहीं पे फिर इंसान और लोगों की असली पहचान होती है कि जब आप एक साथ ज्यादा वक्त बिताते हैं तो फिर आपका बिहेवियर, आपका बर्ताव कैसा होता है,
इंसान वक्त के साथ बदलता रहता है। जैसे आप कम वक्त के लिए किसी से मिले तो आप बहुत ज़्यादा बेहतर लगेंगे, नजर आएंगे, आप उसी तरीके से बिहेव करेंगे। लेकिन जब आप साथ रहना शुरू करते हैं तो फिर आपकी कमियां, आपकी अच्छाइयां, आपकी बुराइयां सब बारीकी से सामने वाला समझ जाता है। यही चीज़ कोरोना ने किया। जब दोनों साथ थे तब इनकी कमियों का एहसास होने लगा और इस चक्कर में झगड़ा होने लगा। जब झगड़ा होने लगा तो इस दौरान में फिर आफ्ताब ने कई बार हाथ भी उठाया श्रद्धा पे। और वैसे ही 2020 में 23 नवंबर को जब झगड़ा ज़्यादा हुआ तो आफ्ताब ने इतनी बुरी तरह मारा श्रद्धा को कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था। और तब श्रद्धा ने पहली बार पुलिस कंप्लेंट लिखाई थी और उसमें लिखा था कि अब मैं इससे शादी करना चाहती थी, लेकिन अब मैं अपनी अलग ज़िंदगी बसाना चाहती हूँ और इसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। ये पहला मौका था जब आफ्ताब ने श्रद्धा के बारे में कुछ सोचा था। उसके बाद वक्त बीता। मई 2022, श्रद्धा ने आफ्ताब से ये साफ साफ कह दिया था कि अब हम तुम अलग हो जाएंगे, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम्हारा बिहेवियर अजीब है, तुम कब बदल जाते हो, कब वायलेंट हो जाते हो, पीटते हो, मारते हो, कमाते नहीं हो, हमारे पैसे पे ही रहते हो, ड्रग्स लेते हो, तो अब मैं अपनी दुनिया अलग बसाऊंगी। जब उसने कहा तब आफ्ताब ने पहली बार उसको लगा कि ये सच में अब छोड़कर चली जाएगी। अब आफ्ताब की हालत ऐसी थी जो उसने पूरा बताया कि एक वो उससे शादी तो बिल्कुल नहीं करना चाहता था, वो शादी करना ही नहीं चाहता था, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता था कि श्रद्धा उसको छोड़कर किसी और के साथ रहे। मतलब अजीब सी उसकी सोच थी कि वो खुद अपनाने को तैयार नहीं, लेकिन वो किसी और को अपनाए ये भी उसे मंजूर नहीं। तो उसे ये लगा कि अगर वो शादी नहीं करता और वो चली गई तो ये ठीक नहीं होगा। तभी उसने फैसला कर लिया कि इसको मार डालेंगे। और फिर मई में उसको बहाने से लेकर आया हिमाचल घुमाने के लिए, फिर दिल्ली लाया और आखिरकार उसने मार डाला। तो अब यहाँ पे दोनों चीज़ें हो रही हैं। एक ये कि अचानक गुस्से में वाली बात गलत हो जाती है, क्योंकि मई में ही लगभग वो मान चुका था कि कत्ल करना है। दूसरा, मई में जब वो हिमाचल आ रहा था तब श्रद्धा तैयार नहीं थी, वो अकेले सोलो ट्रैवल के तौर पर घूमना चाहती थी। लेकिन इसने इसको कहा था कि ठीक है, तुमने फैसला कर लिया है, अलग रहना है, हम दोनों अलग हो जाएंगे, हमारी ज़िंदगी अलग हो जाएगी, तो एक बार चलो लास्ट घूम लेते हैं साथ में, एक यादगार, एक निशानी रहेगी। और श्रद्धा भी तैयार हो गई कि चलो इतना 3 साल का रिश्ता है, 2-4 दिन में और क्या जाता है। ये सोच कर आई थी कि ये लास्ट ट्रिप है, इसके बाद उसका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि आफ्ताब के दिमाग में चल क्या रहा है। तो श्रद्धा का कत्ल आफ्ताब ने इसलिए नहीं किया क्योंकि वो शादी के लिए दबाव डाल रही थी। श्रद्धा का कत्ल आफ्ताब ने इसलिए भी नहीं किया कि वो उसके साथ रहना नहीं चाहता था, बल्कि उसने उसका कत्ल इसलिए किया कि श्रद्धा उसे छोड़कर जाए ये मंजूर नहीं, और श्रद्धा किसी और के साथ घर बसाए ये भी उसे मंजूर नहीं था। तो श्रद्धा के कत्ल की ये वजह थी। अब उसने सब कुछ बता दिया है, इसमें कितना अगर झूठ है जरा से भी, तो 1 दिसंबर को दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में अर्जी दी कि हमें नार्को टेस्ट कराना, पॉलीग्राफ टेस्ट अलग अलग फेज में हो गए, कोर्ट ने इजाज़त दे दी है। तो 1 दिसंबर को उसका नार्को होगा भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल में, बाबा साहब अंबेडकर हॉस्पिटल में। वहाँ पे जितने फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं वो करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे एक मसला ये भी आ गया कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि कल जब उसके पॉलीग्राफ टेस्ट का लास्ट फेज था और उसको ले जाया गया था फॉरेंसिक लैब रोहिणी में, तो वहाँ पे जेल की वैन थी तिहाड़ की, और उस वैन में जब वो वापस आ रहा था तब कुछ लोग पहुँच गए, 5-7 लोग, उनके हाथों में तलवारें थी, और उन्होंने फिर आफ्ताब पर हमला करने की कोशिश की, बाकायदा नारे भी लगाए और वैन का दरवाज़ा भी खोल दिया, लेकिन अंदर एक और दरवाज़ा था इसलिए वो सेफ था। फिर खैर पुलिस की टीम वहाँ पे साथ में भी थी, एक पुलिस वालों ने बाकायदा रिवॉल्वर निकाला और उन लोगों को समझाया, पीछे हटाया। अजीब सा मतलब वहाँ पे एक सिचुएशन था। खैर किसी तरह से वहाँ से आफ्ताब को बचाकर निकाल कर वो उसको वापस जेल ले गए। अब इसके बाद से ये खतरा है कि अब चूंकि अभी उसको फिर आना है, नार्को भी कराना है, और लोगों की नज़रें भी रहती हैं, तारीख मालूम है, कहाँ पे कराना है ये भी पता होता है, तो उसको खतरा ना हो, उसकी सुरक्षा का भी सवाल आ गया है। तो उसके लिए बाकायदा मीटिंग हुई है आला पुलिस अफसरों की, जेल ऑफिशियल्स की भी साथ, कि इसे कैसे लाना है, कैसे ले जाना है, और अब ज़्यादा सुरक्षा गार्ड साथ में होंगे। तो मतलब ये भी एक अजीब चीज़ होती है कि चाहे कातिल हों या आतंकवादी हों, जिन्होंने दूसरों की जानें ली हैं, खून बहाए हैं, उनकी जान की हिफाजत के लिए भी हमें सुरक्षा गार्ड और सारी चीज़ें लगानी पड़ती हैं, पैसे खर्च करने पड़ते हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम ही ऐसा है। एक तो हम डेमोक्रेसी में हैं, जुडिशल सिस्टम हमारा ऐसा है, और हमारा ये मानना है कि जिसने भी जो जुर्म किया उसकी सज़ा सिर्फ कानून या अदालत देगी, हम लोगों को सज़ा देने का कोई हक नहीं है।
और वैसे कहीं ना कहीं ये इसलिए भी ठीक है, वरना फिर जंगल राज हो जाएगा। तिहाड़ जेल के अंदर जो वहाँ के ऑफिशियल से बात हुई है, पिछले 3 दिनों से वो बिल्कुल आराम से रह रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है। वहाँ भी फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहा है। 2 ऐसे कैदी जो तिहाड़ जेल के ऑफिशियल्स के भरोसे पे हैं। बहुत सारे जो कैदी होते हैं वो आराम से जब रहते हैं तो धीरे धीरे वक्त बीतता, घुल मिल जाते हैं। कुछ हालात के मारे कैदी बनते हैं मुजरिम, वो लोग कुछ हालात पैदा करते हैं मुजरिम बनने के लिए। तो जो सीधे साधे लोग जिनके हाथों से गलती से क्राइम हो गया और जो वहाँ बंद हैं, ऐसे 2 ठीक ठाक कैदियों को बाकायदा आफ्ताब के उस सेल में रखा गया है, जिन 2 कैदियों पर भरोसा है जेल एडमिनिस्ट्रेशन को, ताकि वो देख रेख भी कर सके कि ये कुछ उल्टी पुल्टी हरकत ना करे। ये भी देख रेख कर सके कि बाकी कैदी जो है इसके ऊपर हमला ना करे, क्योंकि जेल के अंदर भी इस बात का खतरा है कि उस पर हमला हो सकता है। इसीलिए उसे जेल नंबर 4 के अलग बैरक में रखा गया है इन 2 कैदियों के साथ। बाहर एक संतरी है जो लगातार नजरें टिकाए रहता है, 24 घंटे उसके ऊपर निगरानी की जा रही है। अलग अलग शिफ्ट में वहाँ पे एक संतरी होता है। सीसीटीवी कैमरे के जरिए कंट्रोल रूम में बाकायदा उसके सेल और उसकी हरकतों पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वो खुद को नुकसान पहुंचाए या फिर दूसरे कैदी उसको नुकसान पहुंचा दे। लेकिन यह है कि इन सब चीज़ों से अलग जेल का उसका रूटीन ठीक है, वक्त पे अपना खा रहा है, सो रहा है, उठ रहा है। उसके बिहेवियर से अभी तक, चाहे जब से वो दिल्ली पुलिस की हिरासत में था, आज तक लगा नहीं है कि उससे शायद किसी चीज़ का अफसोस है, अपने किए का कोई अफसोस है। वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा है। फॉरेंसिक लैब में जब पहुंचा तो वहाँ के जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स थे उनसे बिल्कुल नॉर्मल बात कर रहा था। उनमें से एक से बात हुई, लगातार फर्राटेदार अंग्रेजी में बल्कि कई चीज़ें पूछ रहा था कि ये टेस्ट कैसे होता है, इसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है। और ये होता है कि जब ऐसे टेस्ट होते हैं तो आपको सामने वाले जिसके ऊपर आप टेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में आपको बताना भी पड़ता है। तो पूरा इंटरेस्ट लेके ये भी पूछ रहा है कि इससे कैसे पकड़ा जाता है, क्या सच निकलता है, मतलब क्या ऐसी चीज़ें होती है, मेथड होता है, क्या आप लोग उस पर बिलीव करते हो। तो है तो पूरा होशियार, पढ़ा लिखा भी है, और 6 महीने उसके पास भी थे कत्ल करने के बाद सोचने का, प्लान करने का, तो उसका भी उसको भरपूर उसने फ़ायदा उठाया है। लेकिन अब नज़र नार्को टेस्ट पर है। नार्को टेस्ट से बहुत सारी चीज़ों के और जो सवाल हैं उसके जवाब मिल जाएंगे। तो उसके बाद फिर वही चीज़ की अदालत में देखना पड़ेगा कि ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर मर्डर की कैटेगरी में ले जाने के लिए दिल्ली पुलिस और उनके वकील क्या कुछ वहाँ पर मुद्दा रखते हैं, कैसे रखते हैं, कैसे सबूत रखते हैं और कैसे कोर्ट को कन्विंस करते हैं। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी उसमें बहुत वक्त लगेगा, अभी तो शुरुआत है। अभी तो चार्जशीट दाखिल होगी, लोअर कोर्ट में मामला जाएगा, लोअर कोर्ट अपना फैसला सुना भी दे साल भर के अंदर, तो फिर हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट भी 1-2 साल ले ले, तो फिर सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट भी 1-2 साल ले ले, तो मिनिमम 5 साल तो यही निकल गए। और अगर कहीं रफ्तार